नवी मुंबई में जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, तो वहीं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्लान तैयार है। मोदी सरकार ने दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो से जुड़ा बड़ा फैसला लिया। दिल्ली मेट्रो की 3 नई लाइन बिछाई जाएंगी, जिससे दिल्ली वालों को कम्यूट करना और आसान होगा। मोदी सरकार ने नए साल में दिल्ली का ट्रैवल मैप बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी है। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A में 3 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। नए प्रोजेक्ट में 16 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। इसमें 13 नए स्टेशन बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड और 3 एलिवेटेड होंगे। पहला कॉरिडोर आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक होगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 9.9 किलोमीटर होगी। दूसरा कॉरिडोर एरो सिटी से आईजीआई एयरपोर्ट T1 तक हो जाएगा। यह कॉरिडोर 2.2 किलोमीटर लंबा होगा। तीसरा रूट तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज के बीच बनेगा। इसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर होगी। ये तीनों नए रूट अगले 3 साल में बनकर तैयार होने हैं, जिसके बाद दिल्ली में मेट्रो लाइन की लंबाई 400 किलोमीटर हो जाएगी। मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट पर करीब 12,015 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेट्रो विस्तार से रोजाना ऑफिस जाने वाले 60,000 लोगों को फायदा होगा। और अगर गाड़ियां कम निकलेंगी तो शायद प्रदूषण में भी असर दिख सकता है, कम हो सकता है प्रदूषण। पीएम मोदी देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितना सीरियस हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने करीब 5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। पीएम मोदी का फोकस वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी पर है, रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास को सपोर्ट करने पर। बागडोगरा, बेटा, वाराणसी और कोटा में एयरपोर्ट डेवलपमेंट को मंजूरी दी गई। इन सबको बनाने के लिए 7,339 करोड़ रुपए का निवेश होगा। महाराष्ट्र में डहाणू के पास वधावन में बड़े पोर्ट का निर्माण होगा। साथ ही शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम डेवलपमेंट रिफॉर्म होंगे। इसे बनाने में कुल 1,45,945 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत का लक्ष्य लेकर बढ़ रहे हैं और इसे पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होना जरूरी है, और इसलिए उन्होंने गियर शिफ्ट कर दिया है। सुनिए एक बार पीएम मोदी को। जब वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेनें पटरियां पर दौड़ती है, जब बुलेट ट्रेन का काम रफ्तार पकड़ता है, जब चौड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे नए शहरों को जोड़ते हैं, जब पहाड़ों को चीरकर लंबी टनल्स बनती है, जब लंबे और ऊंचे सी ब्रिज समंदर के 2 किनारों को जोड़ते हैं, तब भारत की गति भी दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। तब भारत के नौजवानों की उड़ान को नए पंख लगते हैं। भारत की गति और प्रगति दुनिया देख रही है। अब जिसको नहीं देखना है वो ना देखे, लेकिन हम पाठशाला में अगला चैप्टर भी दिखाने वाले हैं, तो वो तो जरूरी देख लीजिए। मंच पर कुमार विश्वास ने ऐसा क्या कह दिया कि योगी राजनाथ दोनों हंसी नहीं रोक पाए। सीएम योगी का बजट भाषण और कवि कुमार के विश्वास की पेमेंट, क्या कनेक्शन बता दिया उन्होंने खुद ने, अब इसके बारे में बताता हूं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को गंभीर छवि का नेता तो सभी मानते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब योगी आदित्यनाथ जैसे गंभीर छवि के नेता, राजनाथ सिंह जैसे गंभीर छवि के नेता अपनी हंसी नहीं रोक पाते। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में ऐसा ही हुआ, जब कवि कुमार विश्वास मंच पर आए और ऐसी ऐसी बातें कहीं कि योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह सब हंसने पर मजबूर हो गए। कुमार विश्वास को जैसे ही मंच पर बुलाया गया, उन्होंने मंच पर बैठे लोगों और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी नेताओं पर अपने अंदाज में चुटकी ली। कुमार विश्वास ने जब मंच संभाला तो कैसे गजब माहौल बना। पहले छोटा सा ट्रेलर देखिए, फिर विस्तार से दिखाता हूं। दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। देखिए, यह कार्यक्रम लखनऊ में अटल फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, सीएम योगी के साथ कुमार विश्वास भी पहुंचे। यहां पर भी कुमार विश्वास ने नेताओं की चुटकी ले ली। कुमार विश्वास ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक संत कुर्सी पर बैठे, जब वो अपराधियों से मिलते हैं तो उन अपराधियों को मोक्ष मिल जाता है। सुनिए क्या कह गए कि योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह की हंसी नहीं रुक रही थी।
हमारे मुख्यमंत्री जी पे इतनी चर्चा होती है, मैं पूरे भारत में जाता हूं, इतनी चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि वे तो संत हैं, वे तो पीठाधीश्वर हैं और शासन, और हमारे यहाँ जो घटनाएं होती रहती हैं, अपराध मुक्त जो प्रदेश हुआ, तो मैंने लोगों से कहा कि देखो, संतों का काम ही होता है। दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी हैं, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। और आवश्यक भी है, क्या करें, देश ऐसी स्थिति में आ गया है। पहले डॉक्टर्स RX लिखते थे, अब RDX लिखने लगे हैं, क्या करेंगे आप। कुमार विश्वास की बातों का वहां मौजूद सभी लोगों ने जमकर मजा लिया। कुमार विश्वास ने कहा कि वो 2017 से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। इस बार उनका आने का मन नहीं था, लेकिन सीएम योगी के नाम से उनको डराया गया। कुमार विश्वास की बातें सुनकर वहां कैसे ठहाके लगने लगे, वो बात थी क्या, सुनिए आप भी। मेरी उपाध्यता हर बार ब्रजेश भाई तय करते हैं। 2017 से वो मेरा इसी प्रकार से आर्थिक और भावात्मक शोषण जो कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। एक आध बार तो मैंने प्रयास किया कि मैं यहां से बच जाऊं महाराज जी। मुझे लगा कहीं जहां दूसरी जगह ठीक ठाक सामान हो वहां जाऊं। तो उसमें फिर जब इनकी नहीं चलती तो ये महाराज जी का नाम ले देते कि महाराज जी आएंगे, देख लीजिए आप। तो फिर मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं, चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। अच्छा, कुमार विश्वास ने बीजेपी में हो रहे बदलाव पर भी बात की। कुमार विश्वास ने कहा कि बीजेपी में अब तीसरी पीढ़ी आ गई। अटल जी के काम करने का तरीका अलग था, सीएम योगी के काम करने का तरीका अलग है। जब कुमार विश्वास ने दोनों नेताओं के काम का अंतर बताया तो सीएम योगी जो है वो भी हंसी नहीं रोक पाए। तो दो प्रकार, तीन प्रकार की पीढ़ियां पार्टी में आ गई हैं। अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। तीन पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस दौरान कुमार विश्वास ने मजाकिया अंदाज में अपने शोषण की बात भी कह दी। कुमार विश्वास ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का बजट भाषण सुना, लेकिन कभी भी सीएम योगी ने नहीं कहा कि कुमार विश्वास को देने के लिए पैसे दिए हैं। सुनिए क्या कहेगा। एक कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। आप बहुत दूर से आए हैं, मैं क्या करूं, घर जाऊं तुम्हारे? हाँ, मतलब हद हो गई। ऐसा ही बुलाने वाला ऐसे ही आने वाले हैं। इतने बड़े बड़े भाषण सुनता हूं। आज बजट का भाषण में सुन रहा था मुख्यमंत्री जी का, बजट में ये हुआ, बजट में ये हुआ। मैं पूरा भाषण इस चक्कर में ही सुन गया कि इस बार बजट में हमने ब्रजेश पाठक को पैसे दिए कि कुमार विश्वास को दिया करो। लाइन ही नहीं आई वो वाली, बाकी सब आई, एक लाइन नहीं आई। उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा अब खत्म है, अब चलो, अब जब मिलना ही नहीं है। 32-33 साल हो गए इसी क्रम को चलते हुए, छात्र राजनीति से लेकर आज तक ना मुझे मिला ना उसने दिया। तो अब जितना मिल रहा है बेटा, ये लाल लभाव में मिल रहा है जो भी मिल रहा है। कुमार विश्वास ने नेताओं पर मजाक करने के साथ साथ दिल्ली के प्रदूषण पर भी तंज कसा। एक बार वो बात भी सुनिए। जब से लखनऊ उतरा हूं तब से थोड़ा प्रसन्न हूं कि फेफड़े सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि आदरणीय रक्षा मंत्री जी भी दिल्ली रहते हैं, हम भी दिल्ली रहते हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एक आदमी बाहर बैठ जाए तो 100 सिगरेट पी लेता है। इतनी अद्भुत हवा उपलब्ध कराइए। और पानी भी धीमे धीमे ऐसा होने जा रहा है जिसको पी ले तो आदमी 3 पैक शराब का काम कर जाए। पूरी दुनिया से लोग बाहर बैठ के सांस लिया करेंगे और पानी पिया करेंगे। कुमार विश्वास राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं, जिसका दर्द वो समय समय पर बयां करते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि कुमार विश्वास अपने मंच पर राजनीतिक नारे पसंद नहीं करते। जब मंच पर जिंदाबाद के नारे लगने लगे तो कुमार विश्वास ने क्या कहा, सुनिए एक बार। जैसी या तुम सब कुछ करो, ये मैं जब खड़ा हुआ ना तो जिंदाबाद वगैरह, मेरे जीवन के 7 साल बर्बाद हुए इसलिए। तो कुमार विश्वास ने बहुत सारी बातों में बहुत सारी गहरी बातें भी कह दी और हंसी मजाक में कह दी।
अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आपने चमगादड़ यानी बैट्स जरूर देखे हों, जो हमेशा पेड़ पर या कहीं भी उल्टे ही लटके हुए मिलते हैं, और हम सबको पता है चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं। पर आपने सोचा है कभी कि चमगादड़ हमेशा उल्टे लटके रहते क्यों हैं? ये सीधे बैठ क्यों नहीं सकते? बाकी पक्षियों की तरह सीधे बैठने में इनको प्रॉब्लम क्या है? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल चमगादड़ के पंख होते हैं और वो उड़ते भी हैं, लेकिन वो वाकई में पक्षी की श्रेणी में आते ही नहीं। चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनधारी है जो बाकी पक्षियों की तरह अंडे नहीं देता, बल्कि बच्चों को जन्म देता है। लेकिन चमगादड़ के हमेशा उल्टे लटके मिलने की सबसे बड़ी वजह उनकी उड़ान से जुड़ी हुई है। चमगादड़ बाकी पक्षियों की तरह जमीन से उड़ान भरने में समर्थ ही नहीं होते। चमगादड़ के पंख बाकी पक्षियों की तरह मजबूत नहीं होते। उनके पंखों में उड़ान देने की बहुत क्षमता ही नहीं होती, और उनके पैर इतने छोटे होते हैं कि वो दौड़ के भी नहीं उड़ पाते, इसलिए वो जमीन से उड़ ही नहीं सकते। इसलिए आसानी से उड़ने के लिए चमगादड़ क्या करते हैं, सीधा ऊपर जाके उल्टा लटक जाते हैं कि बस ग्रिप छोड़ा, नीचे गिरे, उड़ गए। इसके अलावा उल्टा लटके रहने की वजह से वो दूसरे शिकारी जानवरों या पक्षियों से भी बच जाते हैं। भाई उल्टा लटका हुआ कौन आके कैसे शिकार करेगा? उल्टे लटके चमगादड़ पर अटैक करना आसान नहीं होता। लेकिन फिर सवाल यह है कि चमगादड़ उल्टा लटके रहते हैं तो गिरते क्यों नहीं? चमगादड़ के पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित होती हैं कि उनका वजन ही पैरों को मजबूत पकड़ बनाने में मदद करता है। आप कह सकते हैं एक तरीके से कि चमगादड़ के पैरों में खास तरह का लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। जब वे किसी चीज को पकड़ते हैं तो मांसपेशियां अपने आप लॉक हो जाती हैं। इसलिए चमगादड़ को लटके रहने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आसानी से लटके रह सकते हैं घंटों। उल्टा लटके रहने पर भी चमगादड़ के सिर में इंसानों की तरह खून क्यों नहीं जमा होता? यह भी क्वेश्चन है। भाई चमगादड़ का शरीर छोटा होता है और उसमें खून की मात्रा कम होती है, इसलिए खून का सर्कुलेशन जो है वो बना रहता है और उनके सिर में खून नहीं जमा होता। तो अगली बार चमगादड़ को उल्टा लटका देखिएगा तो आपको भी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि काहे भाई काहे उल्टा लटके हो, सीधा बैठ जाओ। उसको आपको समझ में आएगा बेचारे की मजबूरी है, उड़ ही नहीं पाएगा फिर अगर सीधा बैठ गया तो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।